नमस्कार। एक और यूनिवर्सिटी की सूचना। पीएचडी एडमिशन फॉर्म को लेकर 2021 का ये फॉर्म है। ठीक है, 21 और 22 का फॉर्म है, 22 और 23 का नहीं है। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। नोटिफिकेशन आया था लगभग 14 दिसंबर को और सोचा वीडियो बनाएंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, तो आ चुका है एप्लीकेशन फॉर्म। वेबसाइट पर जाकर भर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी गरबा और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेमवती है, हेमवंती मत सुनिएगा, एन नहीं है ना ही ना है। ठीक है, यहाँ आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म उसकी करनी है आपसे बातचीत। थोड़ी सी समस्याएं हैं एप्लीकेशन फॉर्म और यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर, खासकर एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी को लेकर। ठीक है, उन सभी समस्याओं की बातचीत इस एक ही कंप्लीट वीडियो में आपको दे दी जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो को पूरा देखेंगे और जितनी समझ और जितना समय है आपके पास उसके अनुसार कोई सवाल पैदा होगा आपके जहन में तो उसको भी आप पूछ लेंगे। नोटिफिकेशन कहता है 17 दिसंबर का कि 22 दिसंबर 2021 को एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ 15 जनवरी 2022 लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की। और इसके साथ साथ यदि आपसे फॉर्म भरते वक्त अपने फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई, एक बात ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म खुद भरिएगा पहली चीज। यदि नहीं भरने आता है, किसी कैफे वाले से जाके भरवाते हैं या भरवाती हैं, तो साथ जरूर बैठिएगा उसके। ऐसा मत कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट आपने किसी को दे दिए या ईमेल से भेज दिए और सोचा कि वह फॉर्म भर देगा या भर देगी। उस कंडीशन में आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज यदि होता है तो उसके लिए केवल और केवल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने वाले जिम्मेदार होंगे, ना ही कैफे वाला, ना ही यूनिवर्सिटी इसकी जिम्मेदारी लेगी। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरवाते वक्त में अपना फोटो जो पासपोर्ट साइज होगा वो और साइन 90 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया गया जांच में तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल या फिर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, पुनः आते हैं टॉपिक पे। 15 जनवरी को फॉर्म भरने के बाद आपको यदि ऐसा लगता है, ऐसा पता चलता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती कर दी है या गलती से कुछ चीजें छूट गई है, ऐड नहीं कर पाए हैं, तो आप 16, 17 और 18 जनवरी 2022 को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन या बदलाव या परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, 1 फरवरी 2022 को एडमिट कार्ड आ जाएगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। एक बात और मेंशन कर देता हूं, विश्वविद्यालय निजी रूप से किसी भी कैंडिडेट को कोई एसएमएस, कोई फोन कॉल, कोई वीडियो कॉल, कोई ईमेल नहीं करेगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है, निकाल लीजिए, आपका एंट्रेंस इस डेट में है, पता कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं करेगा। सभी सूचनाएं सार्वजनिक रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही आएगी। पुनः आते हैं टॉपिक पर। 1 फरवरी को एडमिट कार्ड आने के बाद में 6 फरवरी 2021 को होगी आपकी प्रवेश परीक्षा। ठीक है, किसे प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है वो मैं आगे बताऊंगा, और एग्जामिनेशन सेंटर क्या यूनिवर्सिटी ऑफ इसमें ही होगा या कहीं और इसके सेंटर भी हैं, उसके लिए चलते हैं अब नोटिफिकेशन पे। ठीक है, नोटिफिकेशन के अनुसार पहली जरूरी बात और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा आप कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। पहले ही बता दूं, सीटों को लेकर एक अच्छी खबर है, 2 अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। पहले करते हैं बुरी खबर से शुरुआत। जितने भी डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं ना, किसी भी डिपार्टमेंट में सीटें 10 से ज्यादा नहीं है। 10 भी नहीं है वैसे तो, फिर भी 10 सुनने में और कहने में अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में सीटें 10 से ज्यादा नहीं है। कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 6 है, कहीं 8 है, 10 नहीं है। ठीक है, तो कमेंट करके मत पूछेगा सीटें, इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं आपको सीटें किस डिपार्टमेंट में कितनी है। बोलते वक्त मुझे अच्छा नहीं लगेगा और सुनते वक्त आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 43 डिपार्टमेंट में 140 या 50 के आसपास सीटें आई हैं टोटल। अब अच्छी बात दूसरी, जेआरएफ कैटेगरी में और जो कैंडिडेट टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं जो बच्चे जेआरएफ पास हो चुके हैं और या फिर जो बच्चे कहीं ना कहीं टीचर हैं, उसके लिए उनके लिए अलग से सीटों की व्यवस्था की गई है। पहली बात, जो बच्चे पीएच कैटेगरी में हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में हैं, उनके लिए भी अलग से सीटें हैं और ये सभी उन्हीं 150 सीटों में से होगी। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी समस्या रहती है कि जो बच्चे जेआरएफ है उनकी अलग सीटें नहीं है, एंट्रेंस वालों की अलग सीटें, यूनिवर्सिटी ने रोस्टर को पूरी तरीके से लागू किया है। पीएच की अलग सीटें हैं, जेआरएफ की अलग सीटें हैं, जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे उनकी अलग सीटें हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि किनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। पहले उस बात को आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो नेट या सेट क्वालिफाई हैं, नेट या फिर सेट क्वालिफाई हैं, सेट से मतलब यदि आपने उत्तराखंड राज्य का सेट क्वालिफाई किया है या फिर आपने यूजीसी नेट की
परीक्षा या फिर जेआरएफ पास किया है तो आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। चाहे आपका यूजीसी या फिर सीएसआईआर का नेट जेआरएफ है तो भी आपको परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा यदि आपने एमफिल पास किया है, मगर यदि आपने एमफिल, पानी पी लेते हैं, यदि आपने एमफिल पास किया है लेकिन आपकी एमफिल यदि हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से है तो ही आप एग्जाम्प्टेड हैं पीएचडी की एंट्रेंस से। नहीं तो आपने यदि किसी और विश्वविद्यालय से एमफिल किया है या कर रहे हैं तो आप एग्जाम्प्टेड नहीं हैं, प्रवेश परीक्षा से आपको एग्जाम देना होगा। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया है प्रोस्पेक्टर पेज नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 3 पे कि एमफिल कैंडिडेट ऑफ हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी इन कंसल्ट सब्जेक्ट। और एक बात और, उसी यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल किया है तो एग्जाम्प्टेड है, साथ ही साथ यदि आपने उसी सब्जेक्ट में किया है तो ही एग्जाम्प्टेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एमफिल किया है पॉलिटिकल साइंस से और अप्लाई यदि आपने कर दिया इंटरनेशनल रिलेशन में तो आप वहां एग्जाम्प्टेड नहीं होंगे। आपने जिस सब्जेक्ट में एमफिल किया है उसी सब्जेक्ट के पीएचडी की प्रवेश परीक्षा से आपको एमफिल पीएचडी एग्जाम्प्टेड रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपने यदि किसी और यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है या कर रहे हैं उस कंडीशन में भी आपको पीएचडी की प्रवेश परीक्षा से छूट नहीं है, आपको देना होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। नहीं तो आपके कमेंट में सवाल आते हैं कि जब एडमिट कार्ड आता है कि सर हमारा नेट जेआरएफ में एग्जाम देना है कि नहीं, इसीलिए फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट, प्रोस्पेक्टर और शॉर्ट प्रोस्पेक्टर तीनों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक और सिलेबस तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्योंकि सिलेबस भी दिया गया है खासकर पहले सब्जेक्ट का, ठीक है। उसको आप थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे फिर भी आपको अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में या टेक्निकलिटीज कोई आती है प्रॉब्लम, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर और ईमेल आईडी में पर्सनली दे दूंगा, उनसे आप संपर्क करिएगा। ये यूनिवर्सिटी के ही अधिकारियों का नंबर है, उनको आप परेशान कीजिएगा, ना कि आप मुझे परेशान करेंगे, ठीक है। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। पार्ट 1 पार्ट 2 में पेपर आपका आएगा, पहला रिसर्च मेथोलॉजी का, दूसरा आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी के और 50 क्वेश्चन कंसल्ट सब्जेक्ट के होंगे, लेकिन रिसर्च मेथोलॉजी में बहुत कुछ है। 12 यूनिट्स हैं टोटल रिसर्च मेथोलॉजी की। कौन कौन सी हैं, क्या पढ़ना है, मैं आपको समझा दूंगा। 1 पेज का फॉर्म, 1 पेज का नोटिफिकेशन है, सिलेबस को लेकर नोटिफिकेशन का लिंक आपको दे दूंगा, वहां से भी पढ़ लेगा, नहीं तो मैं आपको समझा ही दूंगा, उसको भी देख लेगा। मेरिट 45% यदि आप नंबर लेकर आते हैं प्रवेश परीक्षा में, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर EWS जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% नंबर लाने होंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा दोनों पेपरों में मिलाकर यदि आपके 50 नंबर आते हैं तो ही आपको बुलाया जाएगा। इसको ऐसे समझिए, यदि आपके पहले पेपर में मान लीजिए 50 में से 30 क्वेश्चन ठीक है, दूसरे पेपर में भी आपके 50 में से 30 क्वेश्चन ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके 60 क्वेश्चन ठीक है, 60 नंबर हो गए। यदि आपके पहले पेपर में 15 क्वेश्चन ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपके मान लीजिए 35 या 20 क्वेश्चन ठीक है, तो आपके 50 या 55 क्वेश्चन ठीक है तो भी आपको बुलाया जाएगा। दिमाग से निकाल दीजिएगा कि यदि आपके पहले में आए 20 क्वेश्चन ठीक, दूसरे में आए 50 तो नहीं बुलाएंगे ना। दोनों को मिलाकर यदि आपके 50% क्वेश्चन ठीक है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में नहीं है और ईडब्ल्यूएस में, तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और अदर्स के लिए 45%, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। पीपीटी इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो आपको पीपीटी बना के लेकर जाना जरूरी है, प्लस सिनॉप्सिस लेकर जाना जरूरी है, दोनों चीज लेकर जाइएगा। इंटरव्यू होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसके बारे में जानकारी अभी नहीं दी गई है। नोटिफिकेशन, प्रोस्पेक्टर और वेबसाइट में इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। विशेष रूप से रजिस्ट्रेशन की फीस इसमें रखी गई है SC ST और PH बच्चों के लिए 350 रुपए, और जो अदर बच्चे हैं OBC EWS जनरल के लिए 700 रुपए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। डेट्स मैंने आपको बता दी है, 6 फरवरी को इसमें डेट दी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, लेकिन ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार और वहां के परमिशन कैसे, क्योंकि फरवरी है ना और मार्च में क्या होने वाला है उत्तराखंड में आप सभी जानते हैं, दंगल, चुनाव, इलेक्शन। अब समस्या है कि इलेक्शन करवाया जाए एग्जामिनेशन, इसको लेकर तो कई वीडियो बता ही चुका हूं, आप भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इलेक्शन चाहिए या एग्जामिनेशन। हो सकता है इलेक्शन की वजह से एग्जामिनेशन की डेट आगे पीछे हो जाए, ये मुझे पूरा भरोसा है, हो सकता है आपको ना हो, मैं तो आंखों देख चुका हूं, ठीक है। न्यू दिल्ली, देहरादून, श्रीनगर, गढ़वाल और एक और है बद्री शुद्ध थेरी, नाम में गलती हो सकती है बोलने में, 4 जगह एग्जामिनेशन सेंटर
दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कहीं और एग्जामिनेशन सेंटर नहीं दिया गया है। ये 4 ही सेंटर ने। जो आपके सवाल आते हैं कि सर हम यूपी से हैं तो एग्जाम क्या यूपी में देना है कि बाहर जाना पड़ेगा, हम महाराष्ट्र से हैं, सेंटर कहाँ होगा, केवल 4 सेंटर दिए गए हैं एग्जामिनेशन के। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और हाँ, मीडियम ऑफ एग्जाम प्रोस्पेक्टर पेज नंबर 5 क्लॉज नंबर 7 में दिया गया है। क्लॉज नंबर 7 का पॉइंट नंबर 3 और 4 इसमें लिखा गया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश। लेकिन कुछ सब्जेक्ट का बाइलिंगुअल होगा और कुछ का हिंदी में होगा। किन सब्जेक्ट का एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, किन सब्जेक्ट का एग्जाम हिंदी में होगा और किन सब्जेक्ट का एग्जाम ओनली फॉर इंग्लिश में होगा, उसके लिए प्रोस्पेक्टर के नोटिफिकेशन को ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उम्मीद करता हूं नहीं तो समस्याएं आपके समक्ष खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। और याद रखिएगा, यदि एग्जाम बाइलिंगुअल है तो सिनॉप्सिस भी बाइलिंगुअल बना सकते हैं, इंटरव्यू भी बाइलिंगुअल हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन यदि आपका इंग्लिश में है तो सिनॉप्सिस भी इंग्लिश में, इंटरव्यू भी इंग्लिश में। यदि एग्जाम आपका हिंदी में है तो सिनॉप्सिस भी हिंदी में और इंटरव्यू भी आपका हिंदी में होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूं या करता हूं। जो समझना हो समझ लीजिएगा। 2 बातों का और ध्यान रखेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार की एग्जामिनेटेड कैटेगरी में आते हैं या आप किसी प्रकार के रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, या आपने किसी प्रकार की कोई स्पेशल या मेजर फेलोशिप या स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं या उसका सर्टिफिकेट है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त हो सकता है आपसे मांगे जाएं या फिर आपसे एडमिशन के वक्त या इंटरव्यू के वक्त मांगे जाएं। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है, उसका डॉक्यूमेंट साथ रखिएगा एडमिशन और इंटरव्यू के वक्त में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीटों को इसमें आप जब पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टर में पेज नंबर 6, 7 और 8 पे आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सीट अलग अलग हिसाब से बांटी गई। इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं किसमें कितनी सीटें, क्योंकि मेरे भी समझ में नहीं आ रही सीटें। मैं कैसे आपको बताऊं, कहीं जगह रोस्टर लागू है, कहीं जगह पीएच का रोस्टर लागू है, कहीं जगह जेआरएफ का रोस्टर लागू है, कई जगह टीचर्स का रोस्टर लागू है और कई जगह ऑल कैंडिडेट का रोस्टर लागू है। तो किसको सही मानूं, किसको मैं अधूरा मानूं, मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए आप लोग उसको देख लेंगे, समझ लेंगे और समझने देखने के बाद कमेंट करके मुझे बता देंगे कि मैं सीटों को कैसे आपको बताता, ठीक है। और कोई समस्या सवाल हो आपको, आपका मेरे से उसको बात कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, पाठ्यक्रम की। 13 नहीं 11 यूनिट्स में सिलेबस को बांटा गया है पहले पेपर का। पहले बताता हूं इंग्लिश में, फिर बता दूंगा हिंदी में। एक ही सुन लीजिए यार, मैं थोड़ा हिंदी भाषी हूं। हिंदी से प्यार नहीं है लेकिन हिंदुस्तान से जरूर प्यार है, लेकिन विश्व ही मेरी दुनिया है। शोध का अर्थ, शोध की समस्या, संबंधित साहित्य का अवलोकन, परिकल्पना और अरे यार देखिए, यही समस्या होती है हिंदी के साथ। इतनी शुद्ध हिंदी लिख देते हैं ना कि समझने के लिए आपको इंग्लिश का सहारा लेना ही पड़ता है। अब यहां लिख दिया है एक टॉपिक जिसको हम बोल सकते थे वेरिएबल्स, और यहां क्या लिख दिया है उसके लिए चर। चर, खाना खाने वाले को भी चरना बोलते हैं, भेड़ बकरियां खाती हैं उसको भी चर बोलते हैं, और एक मैथमेटिक्स में भी चर होता है और एजुकेशन में। अब यहाँ चर लिख दिया, आप चर लिख देते वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए, हाइपोथेसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मीनिंग ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ पर्पस, सैम्पलिंग, स्टैटिक्स और रिसर्च रिपोर्ट में डिटेल समझाऊंगा, प्लेगरिज्म, और साथ साथ टूल्स, डेटा कलेक्शन, एनालिटिकल्स, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और जब बात करेंगे इसमें शोध के रिपोर्ट्स की, उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, रिसर्च प्रेफरेंस, मीनिंग ऑफ बॉडी और इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कशॉप और रिटन ऑफ। आप देखिए फिर एक और गड़बड़ कर दी यार, इतनी क्लिष्ट हिंदी और कंप्यूटराइज इंग्लिश का प्रयोग पता नहीं काहे करती है यूजीसी। अब देखिए, सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, इसीलिए मैंने कहा ना एग्जाम किस मीडियम में होगा ये मुझे भी मालूम नहीं है, हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। दोनों में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक भाषा में आ गया, खासकर क्योंकि प्रोस्पेक्टर में आप फिर जाएंगे और प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर ये राजू बोल रहे हैं, यहाँ लिट रहा था, लिट, ये भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो एकमात्र ध्वनि है मुख से निकलने वाली रा रा रा, ये होता है ना रा, रोने वाला रा, जिसमें आपकी जीभ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, उसके लिए रा आता है, रा, ठीक है। ये है सब्जेक्ट, इसमें दिया है होम साइंस, जिसका पेपर इंग्लिश में होगा। लाइफ साइंस के लिए और हिमालयन स्टडीज, आर्कियोलॉजी, एग्रीकल्चर, अर्थ साइंस, इनके लिए थोड़ा डिफाइन नहीं कर रखा है। सोशल साइंस के सब्जेक्ट का मीडियम डिफाइन है, इसीलिए एग्जाम का मीडियम तो मुझसे पूछिएगा मत क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ना ही सीट के बारे में, ठीक है। शोध की परिकल्पना क्या होती है, जिसे हाइपोथेसिस बोलते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। शोध का अर्थ पढ़ लीजिएगा। शोध से संबंधित हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटी में
और साइंस के मॉडल के बेस पे कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, उनके नाम, उनके राइटर के नाम ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, उसके क्या पॉइंट्स होते हैं, उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ लेंगे, हाइपोथेसिस कितने टाइप्स की होती हैं उसको पढ़ लेंगे। स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन, सोशल वर्क और एजुकेशन। स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन, सोशल वर्क, एजुकेशन साइड में 2 बार बोल दिया, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट की हाइपोथेसिस और रिसर्च मेथोडोलॉजी को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि जब हम रिसर्च का पेपर आप लोग अटेंड करेंगे ना, उसमें कुछ टूल्स पूछे जाएंगे, कुछ आपसे टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछे जाएंगे, कुछ आपसे टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज पूछे जाएंगे, कुछ आपसे टाइप्स ऑफ डेटा पूछे जाएंगे और इन सभी के जवाब आपको मिलेंगे एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स और सोशल वर्क के रिसर्च के मॉडल में, क्योंकि ह्यूमैनिटी और लैंग्वेज में रिसर्च का मॉडल यहां आपकी हेल्प नहीं करेगा। ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। भविष्य में यदि आप अपने रिसर्च पेपर को या अपने रिसर्च को कहीं पब्लिश करते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स, क्या पॉइंट्स, क्या उसकी जरूरी बातें होती हैं, उसको ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। इसको लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप रिसर्च के लिखते वक्त में, रिसर्च पेपर में किस प्रकार की बिब्लियोग्राफी, किस प्रकार के डेटा का यूज करेंगे, संदर्भ सूची का यूज करेंगे, किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स का यूज करेंगे और किस प्रकार के प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज का, और आपकी रिसर्च के प्राइमरी और सेकेंडरी क्वेश्चंस क्या होंगे, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, आपसे पूछा जाएगा। और एक इसमें पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 7, जिसमें आपसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के विषय में भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और एक और सबसे मेजर पॉइंट, प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अब देखिए, प्लेगरिज्म की हिंदी नहीं मिली इनको। प्लेगरिज्म की वैसे तो सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया यूनिवर्सिटी ने, लेकिन प्लेगरिज्म शब्द की हिंदी नहीं मिली, क्योंकि उसके सामने लिखा है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेशन ऑफ प्लेगरिज्म, उसका अर्थ लिख दिया है अवधारणा और महत्व, लेकिन प्लेगरिज्म को हिंदी में बोल देते आप लोग साहित्यिक चोरी, काहे नहीं लिखा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, सीट्स को लेकर और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर मैं श्योर नहीं हूं, कुछ भी बदलाव हो सकता है। तो सिलेबस को देख लीजिएगा, प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, वेबसाइट को देख लीजिएगा। सब कुछ देखने समझने के बाद ही अप्लाई आप करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं और उम्मीद करती भी हूं। फॉर्म को भरने के लिए कोई ज्यादा बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। भारत के नागरिक, भारत से बाहर के नागरिक कोई भर सकता है, वो आप देख लेंगे। और बस यही सब कुछ था। और मेरे लिए कोई सुझाव, कोई सवाल आपके पास हो? हाँ, ठंड भी है, कोविड भी है, इलेक्शन भी होने वाले हैं, एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे, यूजीसी के नए नए बवाल हैं, उन सबका ध्यान रखते हुए मिलता हूं कल आपसे पुनः किसी और लाइव का टॉपिक आपको दे चुका हूं ना मैं। अगर नहीं देखा है लाइव का टॉपिक, यूजीसी नेट का जो पेपर होने वाला है पेपर, उसको लेकर लाइव होगा 23 दिसंबर रात 9 बजे से। अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और इस वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर कोई समस्या, सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में उसको फेंक दीजिएगा, हम जवाब आप तक पहुंचा देंगे। शायद कैसे भी आप तक पहुंच जाएगा 24 घंटे के अंदर। किसी और यूनिवर्सिटी की जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, उसका भी सवाल अपने आप लिखकर हम बात करते हैं आपसे पुनः आज रात में 9 बजे। जय हिंद, सलाम।